देखो जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है परिसीमन आयोग, जिसको अंग्रेजी में डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो कल का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो बेसिक जानकारी के साथ हम ये भी चीज़ सीखेंगे कि इसमें वास्तव में परिसीमन आयोग होता क्या है, परिसीमन आयोग की ज़रूरत पड़ती क्यों है, ठीक है, और परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, परिसीमन आयोग का गठन होता कैसे है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा जो होगी आज की इस क्लास में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले परिसीमन आयोग जो है इसको अंग्रेजी में डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। इसको दूसरा नाम जो है आप समझ लें, कई बार इसका हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि इसका वास्तविक नाम ये है और एक नाम इसका और भी है जो एग्जाम में पूछ सकता है कि अन्य इसको किस नाम से जाना जाता है। इसको सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सीमा आयोग, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं बाउंड्री कमीशन। सीमा आयोग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बाउंड्री कमीशन। ध्यान से सुनिए, ये सेकंड फैक्ट है इसका जो हमें याद रखना हमेशा। कई बार हो सकता है कि मान के चलिए एग्जाम में क्या होगा कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो जैसा कि आपको अभी मैं जब पढ़ाऊंगा तो मालूम पड़ जाएगा कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये संवैधानिक संस्था है, ना कि वो ऐसे ही है। ठीक है, इस आर्टिकल में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन एक बात विशेष याद रखें, मान के चलिए क्वेश्चन ये ना पूछा जाए कि भाई परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको मालूम है कि भाई राष्ट्रपति करता है, और लैंग्वेज चेंज होकर पूछ लिया एग्जाम में कि सीमा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, थोड़ा लैंग्वेज में फर्क आ जाएगा, तो उसको ध्यान रखें। इसको बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं, मतलब कि सीमा आयोग। इसकी जरूरत पड़ती क्यों है, पहले तो ये चीज़ जान लें। देखिए, इसकी जो मेन जरूरत है वो ये है, जो इसकी मेन जरूरत पड़ती है, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव और एक होते हैं विधानसभा चुनाव। ठीक है, लोकसभा चुनाव का मतलब है जब हम एमपी चुनते हैं, और विधानसभा चुनाव का मतलब होता है जब हम एमएलए को चुनते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो जो मेंबर ऑफ, ये जो दोनों का चुनाव होता है, उस चुनाव से पहले इस परिसीमन आयोग का कार्य होता है कि मान के चलिए किसी स्टेट में, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल ले लें, चूंकि हम यूपी के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। बात समझ में आ रही है? तो इनका जो मेन कार्य है क्या है कि उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है तो सीटों की संख्या तो 80 रहेगी, लेकिन ये जनसंख्या को मैनेज करते हैं। इस आयोग का जो मुख्य कार्य है, सीट तो उतनी रहेंगी भाई, सीट तो केवल उतनी रहनी है जितनी हमारे स्टेट में है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय बाद जनसंख्या घट बढ़ जाती है, कुछ स्थानों पर अंतर पड़ जाता है ना। कई बार देखा होगा कि कहीं की जनसंख्या ऊंची चली गई है, थोड़ी सी कहीं नीची रह गई है, कोई एक सा लिंगानुपात थोड़ी होता सभी में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जनसंख्या और सीटों के बीच एक तरीके से समानता बनाए रखता है, या उसको समान बनाने का कार्य करता है, या उसको स्थिर रखने का कार्य करता है। इस तरीके से समझना, ये होता है परिसीमन आयोग का कार्य, जो इसका मेन वर्क है, या कह सकते हैं मेन वर्क ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, हल्का फुल्का तो आ ही गया होगा, अभी और समझोगे। तो सबसे पहले ये भी बात याद रखनी है, भारत में परिसीमन आयोग के अब तक एग्जाम में मान के चलिए दिल्ली पुलिस में ये पूछ ले कि परिसीमन आयोग अब तक कितनी बार गठित किए जा चुके हैं, तो याद रखिएगा परिसीमन आयोग अब तक भारत में कुल 4 बार गठित किया गया है। परिसीमन आयोग अब तक भारत में कुल 4 बार गठित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो परिसीमन आयोग अब तक भारत में 4 बार गठित किया गया है, याद रखेंगे। ये बात याद रखें कि परिसीमन आयोग जो गठित किया जाता है, उससे पहले भारत की संसद, जिसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, वो एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। ठीक है, तो एक फैक्ट जाने कि परिसीमन आयोग को गठित करने से पहले एक अधिनियम जारी किया जाता है, उसको कहते हैं परिसीमन अधिनियम। परिसीमन अधिनियम
परिसीमन अधिनियम, ठीक है, या फिर डिलिमिटेशन एक्ट। क्लियर? तो एक बात थोड़ा सा ध्यान से देख लें, जब इसको परिसीमन अधिनियम कहते हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परिसीमन आयोग को गठित करने से पहले संसद कौन सा अधिनियम पारित करती है। परिसीमन आयोग को गठित करने से पहले संसद कौन सा अधिनियम पारित करती है। तो परिसीमन आयोग को गठित करने से पहले संसद कौन सा अधिनियम पारित करती है, परिसीमन अधिनियम पारित करती है। ये बात क्लियर समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, करती कौन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, करती कौन है, संसद। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि परिसीमन आयोग के गठन से पहले, परिसीमन आयोग के गठन से पहले संसद कौन सा अधिनियम जारी करती है या कौन सा अधिनियम पारित करती है। तो याद रखेंगे परिसीमन अधिनियम ही पारित करती है, और उसके बाद किसका गठन होता है, जब परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। तो अब तक मैंने बताया कि अब तक 4 बार ऐसा मौका आया है जो भारत में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। एक फैक्ट नोट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, परिसीमन आयोग का गठन हमेशा जनगणना के बाद ही होता है। ये एक फैक्ट है इसका जो याद रखेंगे, परिसीमन आयोग का गठन हमेशा जनगणना के बाद ही होता है, जनगणना के बाद ही होता है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत में जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद होती है, ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, उस 10 वर्ष के अंतराल के बाद ही परिसीमन आयोग गठित होता होगा, है ना। तो ये बात याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि परिसीमन आयोग जो है किसके बाद गठित किया जाता है। तो भारत में प्रत्येक जनगणना के बाद ये तय है कि परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि किया ही जाएगा, लेकिन एक लिखा हुआ है कि ऐसा किया जाएगा, ठीक है। कार्य मैंने आपको बताया ये क्या है, तो फिर से एक बार दूसरा देख लेंगे आगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि जनगणना के बाद ही परिसीमन आयोग गठित किया जाता है, ठीक है। अगर हम देखें थोड़ा ठीक से देखें, अच्छा कितनी बार गठित किए गए हैं तो उसको देख लें। जैसा कि मैंने अभी बताया भी है, परिसीमन आयोग को गठित करने से पहले संसद एक अधिनियम पारित करती है जिसका नाम होता है परिसीमन अधिनियम। तो पहले ये जान लें कि ये अब तक कितनी बार गठित हुए हैं, 4। कहीं ऐसा ना पूछ ले एग्जाम में कि किस वर्ष परिसीमन अधिनियम का गठन नहीं किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये हुआ था 1952 में, जब हमारे प्रथम आम चुनाव हुए थे, ठीक है। 1952 में सबसे पहले परिसीमन आयोग गठित किया गया था। उसके बाद 1963 में दूसरा परिसीमन आयोग गठित किया गया था। उसके बाद 1973 में तीसरा परिसीमन आयोग गठित किया गया था। ध्यान से देखें, पहला 1952 में किया गया था, दूसरा 1963 में किया गया था, और तीसरा परिसीमन आयोग 1973 में किया गया था, और चौथा और अंतिम जो कि उसके बाद नया नहीं किया गया है, 2002 में गठन किया गया है। ये कुछ फैक्ट हैं जनरली हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, पहला परिसीमन आयोग 1952 में गठित किया गया था, दूसरा 1963 में गठित किया गया था, तीसरा 1973 में गठित किया गया था, और चौथा और अंतिम, ये भी बात याद रखना, कई बार ऐसा हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि भाई अंतिम परिसीमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो अंतिम जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। उसके बाद से अभी कोई नया परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से आप एक चीज जानते होंगे कि एक तो प्रश्न यही पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कितने परिसीमन आयोग गठित किए जाते हैं, 4 कब है, वो ये है, इतना याद रखें। अभी मैंने एक बात बताई, थोड़ा सा ध्यान देंगे, किसी भी परिसीमन आयोग का अगर गठन होता है तो उससे पहले अधिनियम पारित किया जाता है, जिसको कहते हैं हम परिसीमन अधिनियम, ठीक है। कौन पारित करती है उसे, संसद पारित करती है। ये भी पूछा जा सकता है कि परिसीमन अधिनियम को कौन पारित करती है। कई बार प्रश्न ऑप्शनल में इस तरीके का पूछा जा सकता है कि परिसीमन अधिनियम को कौन पारित करती है, संसद। उसमें कंफ्यूजन ना करें, ठीक है। हालांकि परिसीमन आयोग का जो नियुक्ति करता है सदस्यों की, वो कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। तो कंफ्यूजन दूर करना है इस चीज को बिल्कुल भी। उसके साथ साथ इतना याद रखें, अब इसके अधिनियम याद रख लें, चूंकि इससे पहले अधिनियम किए जाते हैं। तो किससे कौन सा हुआ,
1952 में जब पहला आपका ये हुआ परिसीमन आयोग का गठन, तो ये किसी अधिनियम के तहत हुआ होगा, परिसीमन अधिनियम। तो किस परिसीमन अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ? तो लिख लें 1952 परिसीमन अधिनियम के ही तहत इसका गठन हुआ। 1952 परिसीमन अधिनियम के तहत ही इसका गठन हुआ, ये बात याद रखें। मतलब कि 1952 के ही तहत इसका गठन हुआ, बात समझ में आ गई। उसके बाद जब हमारा दूसरा परिसीमन आयोग का गठन हुआ 1963 में, थोड़ा सा याद रखेंगे, ये परिसीमन अधिनियम 1962 के तहत इसका गठन हुआ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, याद रखें इस चीज को। 1963 में जब हमारा दूसरा परिसीमन आयोग गठित किया गया, तो वो किस अधिनियम से किया गया? 1962 परिसीमन अधिनियम, ठीक है। उसके बाद जब 1973 में हमारा तीसरा परिसीमन आयोग गठित किया गया, तो वो किस अधिनियम से किया गया? तो 1972 परिसीमन अधिनियम। और ये मैं बता ही चुका हूं, आप जानते होंगे कि इनको अच्छा करता कौन है? कौन करता है इसे इसे संसद करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन ना पालें बिल्कुल भी, ये परिसीमन अधिनियम को जो पारित करती है वो संसद करती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो 1972 परिसीमन अधिनियम के द्वारा तीसरा परिसीमन आयोग का गठन किया गया, और जबकि 2002 में जो हमारा अंतिम परिसीमन आयोग और चौथा गठित किया गया था, वो परिसीमन अधिनियम 2002 के ही द्वारा इसका गठन हुआ था। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, कई बार हो सकता है उससे पूछ ले, क्योंकि परिसीमन आयोग कई बार क्या है कोचिंगों में एकदम से नहीं पढ़ाए जाते हैं साफ तौर पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे एकदम बेहतर तरीके से एक बार पढ़ लिया जाए, जिससे कि हमेशा के लिए ये तथ्य आपका क्लियर हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न छूटने की संभावना बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्लियर? तो याद रखेंगे अब तक कुल कितने परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं? 4। परिसीमन आयोग को डिलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है, इसको सीमा आयोग भी कहते हैं। अच्छा, सीमा आयोग क्यों कहते हैं इसको समझ लें। सीमा आयोग क्यों कहते हैं? अच्छा, सीमा आयोग इसको कहते भी हैं तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मेन कार्य क्या है मैं आपको बता दूं, ये लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, मतलब कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीमाओं को निर्धारित करती है, मतलब उनके चुनावों के लिए सीमाओं को निर्धारित करती है। इसका एक और सरल भाषा में ये चीज़ समझ लें कि ये करता क्या है परिसीमन आयोग, कि अगर लोकसभा चुनाव है चाहे विधानसभा चुनाव है, उस राज्य में जिसमें भी इसको परिसीमन करना है, उस राज्य की जो सीटों की संख्या है वो तो उतनी रहेगी। ध्यान से सुनिए, सीटों की संख्या तो उतनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन आप जानते होंगे कि कुछ समय बाद ऐसा होता, किसी राज्य की किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है और किसी क्षेत्र की कम रह जाती है। उसको बैलेंस करना, उस जनसंख्या को सीटों के साथ बैलेंस करना ही इसका मुख्य कार्य है परिसीमन आयोग का। एक आसान भाषा में समझो, ये है परिसीमन आयोग का मेन कार्य, द मेन वर्क ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि परिसीमन आयोग का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन होते हैं, वो चीज़ थोड़ा सा जान लें। देखिए, परिसीमन आयोग जो है ये तो आप जान ही गए होंगे कि चूंकि ये चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, भाई ये काम किसका कर रहा है, लगभग चुनाव आयोग जैसा ही कर रहा है, तो सीधी सी बात है इसका चुनाव आयोग से भी कहीं ना कहीं ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में इसको लिखना है, जैसे कि लास्ट वाला जो हमारा हुआ था, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जब अंतिम परिसीमन आयोग गठित किया गया था 2002 में, तो वो कब किया गया था, तो लिखना 12 जुलाई 2002 को। 12 जुलाई 2002 को अंतिम परिसीमन आयोग या कह सकते हैं चौथा परिसीमन आयोग गठित किया गया था। ध्यान रखें, उस समय जिस समय ये गठित किया गया था उस समय इसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह, पूछे जा सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे। ध्यान से सुनिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे, पूछे जा सकते हैं। उस समय अध्यक्ष कौन थे इसके? कुलदीप सिंह। उस समय इसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। उस समय इसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह, ठीक है। और कुलदीप सिंह कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो ये बात ध्यान रखें, इसका मतलब ये बात क्लियर माइंड में हो गई होगी कि
इसका जो अध्यक्ष होता है परिसीमन आयोग का, वो उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड न्यायाधीश होता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये ध्यान रखनी है बात है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब 12 जुलाई 2002 को अंतिम परिसीमन आयोग का गठन हुआ चौथे का, तब उस समय अध्यक्ष कौन थे? कुलदीप सिंह। इतना भी याद रखना, चूंकि हम अंतिम याद रखकर चलना, नेक्स्ट अब होगा तो 2026 के बाद ही होगा, वो क्यों होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद इतना याद रखें कि अब अगर संवैधानिक ये संस्था है परिसीमन आयोग, ठीक है, तो इसकी जो नियुक्ति है या इसका गठन है प्रावधान वो किस आर्टिकल में है, कहीं ऐसा ना पूछ ले तो ध्यान रखें। आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82, आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत में जो है एक परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा। आर्टिकल 82 समझ रहे हैं, ध्यान देना है। अनुच्छेद 82 में ये चीज निर्धारित की गई है कि अनुच्छेद 82 में ऐसा मान के चल सकते हैं कि अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि जो परिसीमन, भारत में परिसीमन अधिनियम लागू किया जाएगा, ठीक है। और आप इस बात को शायद भली बात ही जानते हैं कि जब परिसीमन अधिनियम लागू होगा तो उसके बाद ही परिसीमन आयोग का क्या होगा? गठन होगा, ठीक है। अभी बात समझ में आई होगी, क्योंकि मैं पहले ही इस चीज को बता चुका हूँ। परिसीमन आयोग का गठन तब होगा, पहले परिसीमन अधिनियम लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 82 में यही बात बताई गई है, ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 82 के तहत भारत में परिसीमन अधिनियम लागू किया जाएगा और इसे कौन करेगी? संसद करेगी, ठीक है। तो उसके बाद ही क्या है, हमें मालूम है कि वो होगा, क्या होगा? परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। तो आर्टिकल 82 याद रखें, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि परिसीमन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 के अंतर्गत आता है, ये बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है, बिल्कुल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जब आपने देखा होगा, एक 2 लाइन में इस मुख्य बातों को याद रखें। परिसीमन आयोग गठित करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया है कि एक अधिनियम लागू होगा, ये बात किसमें? अनुच्छेद 82 में। अनुच्छेद 82 में ही ये बात की गई है कि परिसीमन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। यही क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया, ध्यान रखें। परिसीमन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। लिख लें इसको, परिसीमन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। परिसीमन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। याद रखेंगे, ठीक है, अरे क्लियर है। उसके बाद परिसीमन आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाई परिसीमन आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखें परिसीमन आयोग का जो हेडक्वार्टर होता है, जिसे हम मुख्यालय बोलते हैं, वो आपका दिल्ली में है। एग्जाम में पूछा जा सकता है दिल्ली, तो इस चीज को भी हम याद रखें। परिसीमन आयोग का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ पर है? दिल्ली, पूछा जा सकता है, क्लियर। याद रखेंगे, प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ, दूसरे परिसीमन आयोग का गठन 1963 में हुआ, तीसरे परिसीमन आयोग का गठन 1973 में हुआ, चौथे परिसीमन आयोग का गठन 2002 में हुआ। 4 ही परिसीमन आयोग अब तक गठित किए जा चुके हैं, क्लियर। नोट करके लिखें, चूंकि अब अगला नहीं हुआ है तो नोट करके लिखें। देखिए 2002 के बाद आप समझ रहे होंगे अभी नेक्स्ट नहीं हुआ, तो अब जो प्रक्रिया चल रही है वही चल रही है पुराने के आधार पर। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, 84वां संविधान संशोधन 2002, ध्यान से सुनिए इसको, ये पूरा परिसीमन आयोग ही उस पर आधारित है, ध्यान से सुनिए इसे। 84वां संविधान संशोधन 2002, 84वां संविधान संशोधन, ये बहुत मुख्य पॉइंट है, इसे याद रखें, हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन 2002। अब इसके द्वारा क्या हुआ, शायद आप भली बात ही जानते होंगे, बहुत बेहतर पॉइंट है पूरे एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लेवल के हिसाब से। 84वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा पहले क्या था, परिसीमन आयोग का कार्य है भाई उनको, अभी मैंने बताया ही है कि लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, उनसे पहले निर्वाचन की सीमाएं निर्धारित करना,
ठीक है। लेकिन 2002 के बाद ये तय था कि ये बदली जाएंगे, ठीक है। तो भारत सरकार ने 84वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई, ठीक है। और आप जानते होंगे 84वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 2026 तक, ध्यान से सुनिए, 2026 तक जिस प्रकार लोकसभा में या फिर विधानसभा की सीटें वितरित की गई थी 1971 की जनगणना पर, ध्यान से सुना, किस जनगणना पर, 1971। इसमें से आपको कई पॉइंट एग्जाम में बनते, वनडे एग्जाम में, तो उसको भी याद रखें। 84वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा फिर भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी, कब तक के लिए, 2026 तक के लिए। अब इसका मतलब क्या है कि अब जो हमारी सीटों का बंटवारा है, आप ध्यान से सुनिए, चाहे हमारी लोकसभा की सीटें हैं, चाहे हमारी विधानसभा की सीटें हैं, जितनी सीटें जिस राज्य को दी गई हैं, ध्यान से सुनिए, जितनी सीटें जिस राज्य को दी गई हैं उन सीटों में कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। कब तक, 2026 तक। बात समझ में आ रही है, 2026 तक कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बात मोस्टली समझ लेनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता दो, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 403, ठीक है। तो उनमें 2026 तक कोई भी बदलाव नहीं होगा। बात समझ में आ गई, 2026 तक उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जो जितनी है उतनी ही रहेंगी। लेकिन ये रोक कब लगाई गई थी, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 84वां। अब देखिए यहाँ से वनडे एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस है या फिर दिल्ली पुलिस है। 84वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था, 84वां संविधान संशोधन 2002 में पारित किया गया। 84वां संविधान संशोधन के तहत क्या व्यवस्था की गई, 84वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की जो सीटें हैं 1971 की जनगणना के आधार पर जो वितरित की गई वो जैसी हैं ऐसी ही रहेंगी। कब तक, 2026 तक। और लेकिन ये पूछा जा सकता है कि भारत में जो लोकसभा और राज्यसभा की जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की जो सीटें बटी हुई हैं वो किस जनगणना पर आधारित हैं, किस जनगणना पर आधारित हैं, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये बात क्लियर याद रखें, यहाँ से कई फैक्ट बनते हैं और बहुत बेहतर पॉइंट है जो ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। कुल मिलाकर आसान भाषा में इस तरीके से समझ लें कि जनगणना नेक्स्ट कब, मतलब 2026 तक तो हम इसमें कुछ चेंज हो नहीं सकता, ना तो लोकसभा की सीटों में और ना राज्य की विधानसभा की सीटों में। इसका मतलब 2026 के बाद चेंज होगा, तो होगा कब, जैसा कि अभी मैंने बताया भी है कि परिसीमन आयोग जो गठित किया जाता है वो हर जनगणना के बाद किया जाता है, ये तय है। हालांकि रोक लगा दी जाती है, भाई नहीं हुआ 81 में नहीं हुआ, 91 में नहीं हुआ, रोक लगा दी, ठीक है। लेकिन अब 2026 के बाद नेक्स्ट कब होगी जनगणना, अभी तो 21 में होगी, 21 के बाद फिर 2031 में होगी। इसका मतलब 2031 में जो जनगणना होगी तो उस 2031 की जनगणना के बाद नया परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा और उसके बाद फिर परिसीमन किया जाएगा। बात समझ रहे हैं, 2026 तक कुछ नहीं होने वाला, जैसी है संख्या वैसी ही रहेगी। नोट करके एक चीज जरूर लिख लें, परिसीमन की वजह से किसी भी राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या नहीं बदलती है। परिसीमन की वजह से किसी भी राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या नहीं बदलती है। बिल्कुल एकदम आसान भाषा में लिखिए, परिसीमन की वजह से किसी भी राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या, किसी भी राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या नहीं बदलती है। बात समझ में आ गई होगी आपके, आ गई जी सर? तो थोड़ा सा याद रखें, एक बार फिर से देख लें, परिसीमन की वजह से किसी भी राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या नहीं बदलती है। सिर्फ इसका काम कितना होता है कि सीटें वही रहेंगी, सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से सीटों को मैनेज करना, समझ रहे हैं, जनसंख्या को मैनेज कर देना या स्थिर रखना, ठीक है। उसके बाद ये भी नोट करके लिखना है, ये थोड़ा तथ्य बेहतरीन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC व ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
कि जनसंख्या के आधार पर इनकी सीटें बदली जा सकती हैं, इनकी सीटें बदली जा सकती हैं। एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना है, ये कई बार बेसिकली वनडे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको एकदम माइंड में कंसेप्ट क्लियर कर लें। भारत में लोकसभा की सीटों का निर्धारण और विधानसभा की सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है, ये बात याद रखें। जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, ये बात याद रखें, इसको माइंड में एकदम बैठा लेना है। वनडे एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा की सीटों का निर्धारण भारत में किस आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर। भारत में विधानसभा की या राज्यों की विधानसभा की सीटों का निर्धारण भारत में किस आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। आगे लिख लें, यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे होंगे ये लगभग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसा कह सकते हैं उनके जो कार्य हैं लगभग उनसे जुड़ा हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन। और डिलिमिटेशन कमीशन जो कार्य करता है जॉइंट किसके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं। तो ये तथ्य कुछ याद रखने हैं, कई बार पूछे जा सकते हैं। एक बार ध्यान से देखेंगे कि परिसीमन आयोग पूछा जा सकता है किस आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है, तो परिसीमन आयोग किसके साथ मिलकर कार्य करता है, भारत के निर्वाचन आयोग के साथ। क्योंकि आप देख भी रहे होंगे कार्य लगभग कुछ वही हैं, तो जॉइंट कार्य है, तो किसके साथ मिलकर करेगा, निर्वाचन आयोग के साथ, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें और इसका पॉइंट देखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि आप सब जानते होंगे ये क्वेश्चन सिर्फ सन से ही आप पकड़ में आ जाएंगे अगर आपके सन याद है। वो पूछेगा कि परिसीमन, जब प्रथम परिसीमन आयोग गठित किया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जब प्रथम परिसीमन आयोग गठित किया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है। और उस समय आपके राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते होंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति वही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वो क्वेश्चन है कि जो इससे रिलेटेड पूछे तो जा सकते हैं, लेकिन आप इन्हें सेंस के आधार पर भी हल कर सकते हैं यदि आपको इस चीज़ की जानकारी है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम परिसीमन आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जिसको ये बात मालूम है कि भाई 1952 में प्रथम परिसीमन आयोग का गठन हुआ, वो आराम से बता देंगे कि उस समय जवाहरलाल नेहरू, या उस समय राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नोट करके लिखिए। संविधान इसके आदेश को अंतिम घोषित करता है, ये बहुत बेहतरीन तथ्य है जो हमें याद रखना है। संविधान इसके आदेश को अंतिम घोषित करता है, मतलब परिसीमन के आदेश को संविधान, परिसीमन आयोग के जो आदेश है उसको संविधान अंतिम घोषित करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि परिसीमन आयोग के द्वारा दिया गया ऑर्डर को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान से सुनिए और ध्यान से इस पॉइंट को लिखना है कि संविधान इसके आदेश को अंतिम घोषित करता है। किसके आदेश को, परिसीमन आयोग के आदेश को या फिर डिलिमिटेशन कमीशन के आदेश को। इसका मतलब ये है कि इसका अर्थ ये है कि इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब कि इस पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। इस तरीके से जान लें, एक सरल भाषा में। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि परिसीमन आयोग के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया जाता है क्या वो वाद योग्य है, नहीं, अवाद योग्य है। अवाद योग्य कह सकते क्योंकि उस पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता, या फिर इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, कई बार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लें। नोट डाउन करके लिखें। एक लास्ट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो कि इस समय कौन है आपके, सुनील अरोड़ा, जो कि 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो कि इस समय कौन है आपके, वर्तमान में सुनील अरोड़ा,
जो कि 23वें नंबर के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, याद रखेंगे। हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है जनरली। अगर हम उस तरीके से देखें तो थोड़ा सा इस तथ्य को समझ लें। मैं कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट बताऊंगा जो दिल्ली पुलिस के हिसाब से पूछे जा सकते हैं, उसे थोड़ा सा ध्यान से सुन लें केवल। परिसीमन आयोग को डिलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है। परिसीमन आयोग को सीमा का आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के जो लोकसभा चुनाव हैं वो या फिर राज्यों की विधानसभा चुनाव हैं वो उनके क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। चूंकि ये सीमाओं को निर्धारित करते हैं तो इसलिए इसे सीमा आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। अब तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं? 4। मैं केवल दिल्ली पुलिस के हिसाब के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे पूछे जा सकते हैं। पहला कब किया गया था? 1952 में। दूसरा कब किया गया था? 1963 में। तीसरा कब किया गया था? 1973 में। और चौथा कब किया गया था? 2002। जब कभी आगे का होगा वो करंट के तौर पर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद परिसीमन आयोग के सदस्यों, परिसीमन आयोग जो है किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है? अनुच्छेद 82, याद रखेंगे, फैक्चुअल जानकारी के हिसाब से याद रखेंगे। उसके बाद अब तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं? 4। और ये पूछा जा सकता है कि परिसीमन आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय? तो याद रखेंगे दिल्ली में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ ये याद रखें कि 84वां संविधान संशोधन, इंपोर्टेंट पॉइंट है, 84वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो परिसीमन आयोग है उस पर रोक लगा दी गई, जो आगे के लिए गठित ना हो, समझ रहे हैं। और कब तक के रोक लगा दी गई? 2026 तक के रोक लगा दी गई। तो इसको थोड़ा ठीक से देख लें। 84वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा परिसीमन आयोग के गठन पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई। उसका मतलब ये है सरल भाषा में कि 2026 तक लोकसभा की जितनी सीटें बटी हुई हैं राज्यों में वो, और राज्यों की विधानसभा की जितनी सीटें बटी हुई हैं राज्य में वो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी 80 और विधानसभा की कितनी है 403, जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से कुछ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। बात चलते हैं।